बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नाजरीन, काफिले आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आजाद कश्मीर में मीरपुर के बहुत सारे इलाकों से लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं। इनमें नौजवानों की तादाद ज्यादा है। ये मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे, बसों पे, वैगनों पे जिसको जो सवारी मिल रही है वो सवारी लेकर निकल रहा है। आजाद कश्मीर के झंडे नौजवानों ने उठाए हुए हैं और ये अब रावलाकोट की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत देर तक कोशिश की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कि मुज़ाकरात के जरिए से किसी तरह कोई मसला हल हो जाए और कुछ फेस सेविंग ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को भी मिल जाए, मुतालबात भी तस्लीम हो जाए और जो गवर्नमेंट है उसको भी कुछ ना कुछ फेस सेविंग मिल जाए। लेकिन बीच का रास्ता निकल नहीं पाया। फजल रहमान साहब ने बार बार दरखास्त की। उनकी दरखास्त के ऊपर इन्होंने अपना लॉन्ग मार्च कई मरतबा मुलतवी किया, लेकिन अब ये मुकम्मल तौर पर दीवार के साथ लग गए थे। अब कोई और रास्ता बचा नहीं था। जो कल मुज़ाकरात हुए जहां पे डेडलॉक पैदा हो गया, वो चीजें मैं अब आपके सामने रखता हूं, क्योंकि अब सोर्सेज ने बताया, जो लोग मुज़ाकरात का हिस्सा थे ना, उनमें कुछ लोगों ने बताया कि हम सालसी कर रहे थे और ये ज्यादती किस नौयत की हुई है और इसकी वजह क्या है। अब जो मुतालबात रख दिए हैं ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपना लॉन्ग मार्च शुरू होने के बाद, वो ज्यादा सख्त है। यानी आज सारा दिन ये काफिले पहुंचेंगे रावलाकोट में और कल ये काफिले रावलाकोट से निकलेंगे और जाएंगे मुजफ्फराबाद की तरफ। ये पहली मरतबा आजाद कश्मीर में एक इलेक्शन होने जा रहा है जिस इलेक्शन को कोई डिस्कस नहीं कर रहा। ऐसा लगता है ये जो इलेक्शन है सिर्फ बिलावल और मरियम नवाज, ये दो लोग खेल रहे हैं आपस में इलेक्शन। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी मैदान में नहीं है जिसकी अवाम में इस वक्त जड़े हो। पीपल्स पार्टी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है, पीएमएलएन भी तगड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन इस वक्त आजाद कश्मीर के लोगों ने इनको बहुत बुरी तरह रिजेक्ट किया है। इन्हें अपने जलसे करने के लिए भी बंदे पंजाब से लेकर आने पड़ते थे या दूसरे सूबों से लेकर आने पड़ते थे। बड़ी मुश्किलों से इन्होंने अपनी कैंपेन खड़ी करके दिखाई है और ये कुछ भी नहीं कर पाए। कोई माहौल बना ही नहीं इलेक्शन का आजाद कश्मीर में। मुझे नहीं लगता कि लोग निकलकर बड़े पैमाने पर वोट देंगे। हाँ, ये इलेक्शन का रिजल्ट आ सकता है जैसा कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। वहां का सेक्टर कमांडर फैसला कर ले और वो ये कहे जनाब इतने वोट निकालने, तो उतने निकल ही आएंगे। नवाज शरीफ का हल्का आपके सामने जो किया गया यास्मीन राशिद के खिलाफ, और बहुत सारे हल्के ऐसे ही हैं। 17 सीटों वालों को हुकूमत बनाकर दे दी पाकिस्तान में आसिम मुनीर साहब ने, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। आजाद कश्मीर में इलेक्शन चोरी करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो मुतालबात है उनमें पहला मुतालबा यह है कि आईजी लियाकत समेत तमाम रेंट अफसरान को बेदखल किया जाए आजाद कश्मीर से। नंबर 2, मुमताज राठौर इस्तीफा दे। नंबर 3, तमाम मुकदमात और नोटिफिकेशंस की मनसूखी की जाए। जाली मुकदमा जितने भी हुए हैं, जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं कलअदम करार देने का, या ये जो 4th शेड्यूल में नाम डाल दिए गए, ये सारी चीजें खत्म की जाए। नंबर 4, शोहदा का जो नाहक खून है उसका हिसाब दिया जाए, मुकदमा दर्ज किए जाए और जितने भी लोग कैद हैं सियासी नुक्ता नजर से जिनका इख्तलाफ था उन्हें कैद कर दिया गया, जेलों में डाल दिया गया। हमारे अपने एक साथी अहमद फरहाद साहब इसमें इस वक्त कैद में है और बड़ी तकलीफ में है। वो बीमार भी थे, उन पर बहुत दबाव डाला गया कि तुम एक वीडियो बनाओ और घर जाओ। उन्होंने इनकार कर दिया, वीडियो मैं नहीं बनाता। बहुत दबाव डाला एजेंसियों ने उन पर, लेकिन उन्होंने वीडियो नहीं बनाई। तो वो कह रहे जी कि जो जितने कैदी हैं उनको भी रिहा किया जाए। और फिर आखिरी ये है कि जितने पुराने मुतालबात थे वो सारे मुतालबात मंजूर होंगे तो हम मुज़ाकरात की टेबल पे अब बैठेंगे। वो मुतालबात क्या है ये हम सब जानते हैं। उनके 38 मुतालबात थे, जिनमें मेन और बड़ा मुतालबा ये था कि आप नोटिफिकेशन के जरिए से ये जो नशस्तें हैं जम्मू कश्मीर वाली, इनको खत्म कर दें या इनका किरदार खत्म कर दें हुकूमत बनाने और गिराने में। अब ये बड़ा जायज मुतालबा है कि आजाद कश्मीर की हुकूमत बनती है, बाहर से आ जाते हैं बंदे और वो आके हुकूमत बनाते हैं और गिराते हैं। अगर ऐसे ही पंजाब में हुकूमत बन रही हो और सिंध से या खैबर पख्तूनख्वा से लोग आकर हुकूमत बनाएं और गिराएं तो कैसा लगेगा। लेकिन कश्मीर का एक मसला बड़ा हसास भी है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक यहां पे इस्तिस्वाब राय होना है। लेकिन जो मकबूजा कश्मीर के लोग मुहाजिरीन आए हुए हैं वो आजाद कश्मीर की हुकूमत कैसे बना और गिरा सकते हैं। अगर उन्होंने हुकूमत बनानी और गिरानी है तो मकबूजा कश्मीर की हुकूमत बनाने और गिराने में उनका रोल होना चाहिए ना। अपने अपने इलाके में हर बंदे का वोट होता है। मसला यहां पे भी नहीं है। अगर वो इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर हो और कश्मीरी ही वोट डालें तो फर्क पड़ता है। लेकिन इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता नहीं और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने बंदों को ले आती है बाहर से और उनके जरिए से हुकूमतें बनाती है, हुकूमतें गिराती है, उनको वजारतें देती है, अहम तरीन वजारतें उनको दी जाती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसका कोई हल निकल नहीं रहा था। बहरहाल लोगों के मनाजर नजर आ रहे हैं, अलग अलग सड़कों पर बड़ी तादाद में लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रावलाकोट जा रहे हैं और रावलाकोट जाकर ये अपने मुतालबात के हक में फिर मुजफ्फराबाद की तरफ जाएंगे। इनको रोकना कैसे है वो मैं बताता हूं। अभी ये क्या कर रहे हैं। सेक्टर कमांडर और बिलावल
ये जो आखिरी मरहला हुआ मुज़ाकरात का, ये लोग गालिबन मुजफ्फराबाद में थे, कुछ लोग मुजफ्फराबाद में थे, कुछ लोग रावलाकोट में थे, और कुछ लोग टेलीफोन के ऊपर या ऑनलाइन इनके साथ राब्ते में भी थे, फैसिलिटेट किया गया था। मिसाल के तौर पे आईनी माहिर हैं आसिफ साहब, मियां आसिफ, ये कानूनी नुक्ता नजर से मुशावरत कर रहे थे, तो इन्होंने कहा जी कि आप ऐसा कर लें कि एक नोटिफिकेशन जारी करवा दें, लेकिन फिर जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पीछे हट गई, जो बातें तस्लीम हुई थी उनसे भी पीछे हट गई। अफशर क्यानी साहिबा जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो भी यहां पे मौजूद थी। फिर जो एक पीयूएफ है उसके चेयरमैन भी यहां पे मौजूद थे, और फिर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग भी थे। एक अजीबोगरीब चीज हुई है जो मुझे आज पता चली, और मैं ये चीज कभी कहना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का मसला बन गया है, कश्मीर का मसला बन गया, मसला बहुत हसास है, तो इस पे सबको तवज्जो देनी चाहिए। खासतौर पे आर्मी चीफ को जरूर देखना चाहिए और वजीर आजम को भी देखना चाहिए कि मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई के बीच में क्या चल रहा है। ब्रिगेडियर फाइक के हवाले से मुझे सोर्सेज ने यह बताया कि उन्होंने यह गिला किया ब्रिगेडियर फाइक ने कि आप एमआई के कहने के ऊपर यह एहतजाज कर रहे हैं, आप एमआई के कहने के ऊपर आप आगे बढ़ रहे हैं, लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे हैं, आप ज्यादती कर रहे हैं, आपके पीछे एमआई का हाथ है। यह ताना उन्होंने दिया, एमआई आपको बैक करती है, इनके कहने पर आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। तो ये एक सरजंग चल रही है मिलिट्री इंटेलिजेंस में और आईएसआई में। ये बहुत सारे लोग पहले भी रिपोर्ट करते रहे हैं और बार बार इसके ऊपर बात होती है कि जनाब इस वक्त जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है और जो आईएसआई है, इनके बीच में एक सर्द जंग जारी है, इख्तियारात के लिए, ताकत के लिए, आने वाले ओहदों के लिए। तो अब ये जो, और दोनों लोग जो है वो आसिम मुनीर के तो बहुत करीब है, लेकिन मामला ये है कि कौम तनख्वाह इनको आपस में लड़ने के लिए नहीं देती। हम पाकिस्तानी जो अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स देते हैं, जो पैसा देते हैं, वो पैसा हम इसलिए नहीं देते आपको कि आप लोग आपस में लड़ाई करें या एक दूसरे से मुकाबला करें। हम आपको पैसा देते हैं, तनख्वाह देते हैं, नौकरी देते हैं इसलिए कि आप हमारे दुश्मन से मुकाबला करें और दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाएं। दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, कहीं पे भी कंट्रोल नहीं हो रही, और आप आपस में लड़ रहे हैं ज्यादा इख्तियार और ज्यादा इख्तियार और ज्यादा कंट्रोल के लिए। तो इदारा जाती कंट्रोल की इस लड़ाई में आप पाकिस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं। आपने मिलकर दुश्मन का मुकाबला करना था, आप आपस में मुकाबला कर रहे हैं। यह एक चीज सामने आई, मेरे लिए हैरान कुन भी थी, परेशान कुन भी थी। मेरे ख्याल में इसके ऊपर इंक्वायरी जरूर करनी चाहिए और चेक करना चाहिए कि क्या एजेंसियों का आपस में ऐसा मुकाबला चल गया कि एक कहती है निकलो, दूसरी कहती है ना निकलो। ये माजी में चीजें होती रही है और बहुत अफसोसनाक है। इसको फौरन, अगर तो ऐसा कुछ है तो इसको फौरन रोकना चाहिए। मुझे आजाद कश्मीर के लोगों ने यह बात बताई है। 14,000 पुलिस वाले पंजाब से अब निकाले गए हैं और उन्हें पहुंचाया गया आजाद कश्मीर में। ये क्या करेंगे? इलेक्शन चोरी करेंगे, मारकुटाई करेंगे, और क्या करेंगे? और इनको आता क्या है? यही करना आता है। लेकिन एक बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया पंजाब में। खास तौर पे 3-4 अजला ऐसे हैं जहां पे काफी बेचैनी पैदा हुई पुलिस में कि हमें तो बहुत सख्त हालात का सामना है। पहले ही हमारे नाकों के ऊपर हमें पुलिस की पहले ही नफरी कम है, पहले ही हम यहां डबल ड्यूटियां करके दहशतगर्दी से बच रहे हैं। क्योंकि याद रखिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो कुछ अजला हैं, जैसा डीआई खान, टांक और ये ऊपर वाले जो अजला बन्नू वगैरह, इनके साथ नीचे जो पंजाब के अजला लगते हैं, यहां पे दहशतगर्दी के कुछ वाकयात हो चुके हैं। और इस बात का हर वक्त खतरा रहता है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो दहशतगर्दी से मुतासरा इलाका है, वहां से पंजाब के अंदर दहशतगर्द दाखिल होंगे। और अब सूरत हाल यह है कि मियांवाली, भक्कर, लिया, डीजी खान, इन जगहों पे पुलिस के अंदर एक बेचैनी है कि हमारी नफरी कम हो गई है, यहां से नफरी को उठाकर आजाद कश्मीर ले गए हैं, तो हम दहशतगर्दी के खिलाफ जो हम एक लगातार कोशिश कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू कैसे करें। लेकिन वहां पे भी एक पूरा इलेक्शन चोरी करना है, वहां डिमांड आई हुई है कि जनाब बंदे भेजे। अब बिलावल ने एक नई ट्रक की बत्ती दी है आजाद कश्मीर के लोगों को। बिलावल ने कहा जनाब के सच कमीशन एक बनाया जाए, मैं उसका मुतालबा करता हूं और मैं ये तजवीज दे रहा हूं, लेकिन मुझे कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया जा रहा। यार बिलावल, हम बेवकूफ हैं, हम रोटी को चोची कहते हैं। तुम्हारी हुकूमत है, वहां पे बना लो कमीशन। या बिलावल को कमीशन बना के किसने दे रहा है? आजाद कश्मीर एक अलग खित्ता है, एक अलग मुल्क बना हुआ है। वो आजाद कश्मीर, याद रखिएगा, पाकिस्तान का सूबा नहीं है, एक अलग कंट्री है जहां का सदर और वजीर आजम होता है, और वो बिलावल का है। तो बिलावल को अगर वहां कोई कमीशन बनाना है तो बिलावल को कौन रोक सकता है? बिलावल बुलाए उसको, फैसल राठौर को, अपने वजीर आजम को, और सबको इकट्ठा करके बोले कमीशन बनाओ। इन्हें कमीशन बनाना पड़ जाएगा, फौरन बना देंगे।
बात यह है कि बिलावल बेवकूफ बना रहा है सबको, और वो ये कह रहा है कि जनाब हम कमीशन बनाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एक सच्चाई पर मबनी एक कमीशन बनाया जाए जो सच सामने लेकर आए, चीजों को ठीक करे। तो वो कमीशन बनाने का मेरा मुतालबा नहीं माना जा रहा, डूब के मर जाना चाहिए, मुतालबा नहीं माना जा रहा भैया आपका, क्योंकि मुतालबा आप कर किससे रहे? आपकी अपनी सरकार है वहां पे, आपकी हुकूमत है वहां पे। तो हुकूमत भाई तुम्हारी है, तुम्ही लोगों ने ये सारा कुछ किया है, तुम्ही फोर्सेस लेकर गए हो, तुम्ही ने ऑपरेशन किया है, तुम्ही ने कलदम करार दिया है, तुम्ही ने जो है वो लोगों के सरों के ऊपर इनाम रखा है। ये सारा जुल्म और बर्बरियत तुमने की है। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि ट्रक की एक नई बत्ती दे रहा हूं, इसके पीछे लग जाओ सारे कि जनाब हम एक कमीशन बनाएंगे? लोग बेवकूफ थोड़ी है, रोटी को चोची थोड़ी कहते हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से ना एक और बड़ी अच्छी चीज मैं नोट कर रहा हूं, बड़ी मुस्बत तब्दीली आई है कि नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले आजाद कश्मीर के मेरे भाइयों को या आजाद कश्मीर के लोगों को आजकल गद्दार नहीं कह रहे, वरना आजाद कश्मीर के लोगों को गद्दार कहा जाता था, शरपसंद कहा जाता था, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को कहा जाता था कि ये राव के साथ, इंडिया के साथ मिले हुए हैं और ये इंडिया से पैसे लेकर आते हैं। मैंने आपको बताया था कि इनको पैसे तो बरतानिया में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो फंडिंग कर देते हैं, जैसे पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग होती है। तो ये क्योंकि बरतानिया के अंदर ही रहते हैं सारे के सारे बहुत बड़ी तादाद में, और बरतानिया से पैसा आता रहता है आजाद कश्मीर में, तो उसमें से इनको चंदा भी मिल जाता है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। लेकिन राव फंडिंग करती है नरेंद्र मोदी या अजीत डवल जो है वो फंडिंग करते हैं, वो नहीं है, ये झूठ है, सारा बकवास है, ऐसी कोई चीज नहीं है। थोड़े दिन पहले ये इनको इंडिया का एजेंट कह रहे थे, अब नहीं कह रहे। अब इसलिए नहीं कह रहे कि इन्होंने लोगों से वोटें लेनी है, और वोट लेने के चक्कर में अब ये कश्मीरियों पे गद्दारी के फतवे नहीं लगा रहे। हाँ, जब इलेक्शन हो जाएगा, जब बिलावल को और पीएमएलएन को यह हुकूमत बनाकर दे दी जाएगी, इन दोनों में से एक को देनी है, तो जब इनको हुकूमत बनाकर दे दी जाएगी तो उसके बाद दोबारा कश्मीरियों के ऊपर या ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर फतवे लगाए जाएंगे। वो कहते हैं ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इनमें से किसी को भी 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी, और वो यही कहेगा कि जनाब अगर मेरे पास अक्सरियत होती तो मैं आपके मुतालबात पूरे कर देता। ना होगा 9 मन तेल और ना ही राधा नाचेगी, ये यही कहेंगे बार बार। बाद में बिलावल भी ये कहेगा मैं बहुत अच्छा नाचता, मेरे पास 9 मन तेल नहीं है। अगर मेरे पास 9 मन तेल यानी मेरे पास अगर होती 2/3 अक्सरियत तो मैं जरूर आपको नाच नाच कर दिखाता। तो फिर वो एक और कहावत है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आज पता नहीं क्यों मुझे इतनी कहावतें याद आ रही है। बहरहाल ये तो है जनाब आजाद कश्मीर की सूरत हाल, लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आ जाए जरा खैबर पख्तूनख्वा में अलीमा खानम, वो एक एक करके अलग अलग इलाकों में जा रही हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और खैबर पख्तूनख्वा के एक एक जिले में, एक एक इलाके में उन्हें अवाम बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। बड़े पैमाने पर लोग निकलते हैं इमरान खान की बहनों के लिए, और उनकी दिलचस्पी इस बात में है कि किसी तरह इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए, वो जेल से बाहर आ जाए, और इसके लिए वो कोशिश करना चाहते हैं। अलीमा खानम ने मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर, क्योंकि ये अब गई है एबटाबाद वाली साइड पे, बटग्राम में भी गई है और कुछ और एरियाज का भी विजिट किया, जहां पे भी गई बहुत बड़े पैमाने पे लोग वहां पे इकट्ठे हुए। तो अलीमा खानम ने कहा कि इनके भाई की रिहाई के लिए 5 अगस्त को फैसला कुन मार्का होगा। वो तो बड़े पैमाने पे एहतजाज कर, एक तरफ जनाब पीटीआई कह रही है हम 5 अगस्त को जलसा करेंगे, अलीमा खान कह रही हैं कि जनाब हम अपने भाई की रिहाई के लिए 5 अगस्त को एक फैसला कुन मार्का करेंगे। अब ये दोनों की बातों में बहुत फर्क है। पीटीआई एक दिन का शो करना चाहती है, जलसा करो निकलो बस, जज्बाती तकरीरें कर देंगे, 4, 5, 10 ऐलान कर देंगे, वो ऐलान के ऊपर अमल दरामद होना है नहीं होना बाद में देखी जाएगी, दिन निकल जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे जब इमरान खान साहब की आंख खराब हुई तो इन्होंने इंडोर एहतजाज किया था, 4 दीवारी के अंदर बैठ के। लोग जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम घरों को चले जाएंगे। लोग ठंडे हो गए, ये घरों को चले गए, कई महीने गुजर गए, कुछ भी नहीं किया। जैसे बजट पास करवाने की बारी आई तो वो भी करवा दिया, सारा कुछ करते हैं। ये मिलिट्री ऑपरेशन जिनके इमरान खान खिलाफ था ये खुद करवा रहे हैं हाथ पकड़ के। ड्रोन हमले जिनके इमरान खान खिलाफ था उसके खिलाफ एक भी एफआईआर ये दर्ज नहीं कर पाए, कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। अभी ये एक जलसा करेंगे, पहले इन्होंने स्टेडियम के अंदर रख लिया था, मुझे लगता है वहां पर भी इजाजत नहीं मिली। अव्वल तो मैं उसके खिलाफ था कि यार आप इमरान खान पूरे मुल्क का लीडर है, आप स्टेडियम के अंदर उसको वापस धकेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में स्टेडियम की भी इनको इजाजत नहीं मिली और इन्हें कहा गया जनाब बाहर। मोहसिन नकवी साहब है ना स्टेडियम्स के मालिक है, वैसे ही आपको पता है क्रिकेट उनके पास है, तो शायद इनको स्टेडियम की इजाजत नहीं मिली। मोटरवे के पास कहते हैं खुला मैदान है, वहां पे अब हम करेंगे जलसा। ठीक है जी, करें जलसा, और जलसा करने के बाद बताएं आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि अवाम अब बहुत गुस्से में है। लोगों को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक्तदार के लिए एक टोले ने इस्तेमाल कर लिया इमरान खान साहब की मकबूलियत को और उसको जेल में छोड़ दिया बेचारे को, अकेले को। अलीमा खानम कहती है जी हम
एक फाइनल मार्का करने जा रहे हैं 5 अगस्त को। अब जैसे जैसे दिन करीब आएंगे ना और चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। नाज़रीन, एक और खबर है मेरे पास। ये खबर आप देखें, हम 11 अरब के जहाज को रो रहे थे कि जनाब 11 अरब रुपए का जहाज ले लिया पंजाब ने। ये पंजाब से गंदुम जो गायब हो गई है ना, उसकी कीमत लगभग 400 अरब रुपए है। 400 अरब रुपए की गंदुम पंजाब से गायब हो गई। हम रो रहे थे किसको? 11 अरब के जहाज को। आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। ये गंदुम कैसे मैनेज हुई, कहां गई, किधर गायब हो गई, किसी को कुछ पता ही नहीं है। ये लगभग 45 लाख टन गंदुम थी, कहां गई? कोई जवाब नहीं मिल रहा। रिपोर्टें छप रही है, जवाब नहीं मिल रहा। सरकारी मुलाकातों के अंदर इन चीजों का इंकशाफ हो रहा है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा और गंदुम के बहरान के अंदर शिद्दत आती चली जा रही है। ये जो इंकशाफात हुए हैं कि जनाब ये गंदुम गायब हो गई, ये गंदुम गायब कैसे हुई, किसने गायब की, कुछ पता नहीं चल रहा। बल्कि वफाकी हुकूमत और सूबों को रवा साल गंदुम की खरीदारी पॉलिसी पर मुअस्सर अमल दरामद में मुश्किलात का सामना है और यह इंकशाफ हो गया कि पंजाब में गंदुम की एक बड़ी मिकदार का रिकॉर्ड दस्तयाब ही नहीं है। 45 लाख टन गंदुम गायब। इसको मनों में कन्वर्ट करें ना और फिर इसको 3500 से जरब दें जो सरकारी कीमत है गंदुम की, ये 400 अरब रुपए की गंदुम बनती है। और अभी जो गंदुम हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं, लगभग कोई 100 अरब की गंदुम हम इंपोर्ट करेंगे अभी फिलहाल फौरी तौर पे। 10 लाख टन गंदुम, 10 लाख टन 25 से मल्टीप्लाई करें तो मन बन जाते हैं और फिर आप आलमी मंडी में कीमत देख लें, लगभग आपको 100 अरब रुपए की गंदुम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। महंगी गंदुम आपको लानी पड़ेगी पाकिस्तान में। पाकिस्तानी किसानों का इस्तेहसाल हो रहा है, तबाह हो रहे हैं और हम दुनिया भर के किसानों को खुशहाल करना चाहते हैं उनकी गंदुम खरीद के। हमारी गंदुम कहां गई, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जखीरा अंदोज ले गए, बस इतना कह देते हैं और जान छूट जाती है। उसके अलावा कोई इनके पास जवाब नहीं होता। एक और खबर नाज़रीन, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा किया, फिर पता चला कतर के साथ भी हमारा दिफाई मुआहदा, और अब कुवैत के साथ भी पाकिस्तान एक दिफाई मुआहदा करने जा रहा है। कुवैत की जो सरकार है उसने इसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन बतौर पाकिस्तानी मैं नहीं जानता। कैबिनेट के लोगों से बात हुई तो वो कहते हम भी नहीं जानते। एमएनए और एमपीएस से, सेनेटर से बात हुई, उन्होंने कहा जी हम भी नहीं जानते। तो फिर कौन जानता है कि इन ममालिक के साथ आप किस नौइयत का कौन सा दिफाई मुआहदा कर रहे हैं? क्या पाकिस्तानियों का यह हक नहीं है कि जो इतना बड़ा दिफा पाकिस्तानियों ने अपना पेट काट काट के अपने खून पसीने की कमाई से खड़ा किया, इतनी बड़ी फौज खड़ी की, इतने सारे हथियार खरीदे पाकिस्तानियों ने, ये हथियार अगर किसी और जगह पे किसी और के लिए इस्तेमाल होने हैं, चाहे वो मुसलमान मुल्क हो चाहे गैर मुस्लिम मुल्क हो, तो पाकिस्तानियों को कम से कम इतना हक तो है कि उनको पता हो कि उनके हथियार और उनके फौजी कहां जा रहे हैं लड़ने के लिए और कहां इस्तेमाल होंगे। और उसमें पाकिस्तानियों की कॉन्सेंट भी शामिल होनी चाहिए अगर थोड़ी सी भी जमहूरियत आपके अंदर बाकी है तो ये आप बात अपने जहन में रखें कि दिफाई नुक्ता नजर से मुआहदे पाकिस्तान करता चला जा रहा है, लेकिन उन मुआहदों में क्या लिखा है इसके बारे में पाकिस्तानी अभी तक कुछ भी नहीं जानते। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।